नमस्कार। आज के चैप्टर का नाम है वे आँखें, और नाम सुनते ही तुरंत दिमाग में आता है कि ये किन आँखों के बारे में बात की गई है। तो बच्चों, ये एक ऐसे किसान की आँखों के बारे में बात की गई है जो पीड़ित है, अन्नदाता कहलाने के बावजूद भी दाने दाने को मोहताज है। ये इसकी विडंबना है। प्रस्तुत कविता जो है वो पंत जी के द्वारा रचित है। वे आँखें इसका शीर्षक है। कविता में स्वतंत्रता पूर्व के भारतीय किसानों की मार्मिक दशा का वर्णन है। उनकी आंखों में सदा निराशा, दुख, दीनता, त्रास, पीड़ा, भय, भ्रम तथा आतंक का अंधेरा छाया रहता है। इसीलिए पंक्तियों में आपको शुरुआत में ही नज़र आएगा कि उसकी आंखें यानी किसान की आंखें जो हैं वो अंधेरी गुफा के समान नज़र आएंगी। उनकी हरी भरी खेती को महाजनों की शोषण व्यवस्था और जो शोषित वर्ग है उसने छीन लिया है। उन पर निर्मम अत्याचार किए जाते हैं। उनकी खेती को उनसे बेदखल कर दिया जाता है। उन पर हिंसक हमले किए जाते हैं। महाजनों के पले हुए जो उनके बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, वो उसके प्रियजनों की हत्या कर देते हैं। धीरे धीरे पूरा परिवार नष्ट हो जाता है और ब्याज और वो सब चुकाते चुकाते उसकी पूरी खेती, घर बार, सब गृहस्थी उजड़ जाती है। किसान अपने घर की इज्जत की भी रक्षा नहीं कर पाता, अर्थात पुत्र वधू की भी रक्षा नहीं कर पाता, और पुत्र वधू भी काल की ग्रास बन जाती है। उसकी बहू बेटियों का सरेआम अपमान किया जाता है। वे सभी वेदनाएं किसान की गहरी आंखों में सदा समाई रहती हैं। इससे उसका जीवन जी का जंजाल जैसा बन जाता है। अंत में वो सिर्फ एक मौन की या शांत अवस्था में रह जाती हैं आँखें, जिसको देखकर कभी भी उन आँखों में अंदर तक झांकना नहीं चाहता और डरता है उन आँखों की तरफ ज़्यादा देर देखने के लिए, क्योंकि उसमें निराशा, भय, खालीपन और मौन का आतंक दिखाई देता है। कविता आरंभ करने से पहले सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में थोड़ी जानकारी। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में कौसानी नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में और उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। साहित्य के प्रति उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिले हैं और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। रचनाएं प्रमुख। पंत जी ने समय के अनुसार अनेक विधाओं में कलम चलाई, यानी एक विधा नहीं अनेक विधाओं पर इनका समान अधिकार था। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: काव्य, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। नाटक इनके जो थे प्रसिद्ध रजत रश्मि, ज्योत्सना और शिल्पी। उपन्यास हार था। कहानी व संस्मरण जो थे वो 5 कहानियाँ, 60 वर्ष एवं रेखांकन। काव्यगत विशेषताओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। काव्यगत विशेषताएं उनकी इस प्रकार हैं: छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंद पंत, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि 4 प्रमुख छायावाद युग के स्तंभ माने जाते हैं। उसमें इनका भी नाम सर्वोपरि है। प्रकृति के चितेरी कवि हैं, यानी छायावाद की मुख्य विशेषता प्राकृतिक चित्रण। उसके ऐसे कवि हैं जो चित्र जैसा सामने प्रकट होता है जब कविता की पंक्तियां हम पढ़ते हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया था। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है, यानी जो ट्रेंड चला आ रहा हो उसमें कुछ न कुछ चेंजेस आते रहें। आरंभ में उन्होंने छायावादी की परिपाटी पर कविताएं लिखी, जैसा चला आ रहा था उसी की तरह। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में आगे चलकर उन्होंने प्रगतिशील दौर में भी कुछ कविताएं लिखी, जिनमें से एक कविता आपको अभी समझाई जाएगी।
ताज और वे आंखें जैसी कविताएं इसी युग की मानी जाती हैं, प्रगतिशील दौर की। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर इन्होंने एक कविता की रचना लिखी, मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखी हैं। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। रूपाव नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श देखा गया, यानी युग परिवर्तन के साथ युग में बनने वाली रचनाएं भी परिवर्तित होनी चाहिए, ऐसी इनकी सोच थी। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। कविता के संपूर्ण व्याख्यान से पहले संक्षिप्त में कविता का सार समझ लेते हैं। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था में निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया गया। अर्थात इनके ऊपर बात तो बहुत होती है गरीब मजदूर और किसान की, लेकिन कभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया जिससे उनको सीधा कोई फ़ायदा मिले। यह कविता दुष्चक्र में फैले किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। कवि कहता है कि किसान की अंधकार की गुफा के समान आँखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है। इन आँखों को देखने से भी डर लगता है। वह किसान पहले स्वतंत्र था। स्वतंत्र कैसे था? जब उसके पास अपने खेत थे जिस पर उसका अधिकार था, उसका नाम था, लेकिन बाद में लोगों ने उसके किसान लहलहाते खेत सब कुछ छीन लिया। उसकी आंखों में अभिमान झलकता था। जिस समय उसके पास सब कुछ था तो वो स्वाभिमान को, अपने अभिमान को दर्शाता था अपने आंखों के ज़रिए। आज सारे संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। पूरा परिवार उसका नष्ट हो चुका है। उसकी आंखों में लहलहाते खेत झलकते हैं जिनसे अब उसे बेदखल कर दिया गया है। बेदखल का मतलब उसका नाम वहाँ से हटाकर अपने नाम कर लिया गया है। उसका उन खेतों पर कोई भी अधिकार नहीं है। उसे अपने बेटे की याद आती है जिसे जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट कर मार डाला। कर्ज के कारण उसका घर बिक गया। महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी तथा उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी गई। उसकी गाय, जिसका नाम उजरी था, भी उसके पास नहीं थी। किसान की पत्नी दवा के अभाव में मर गई और देखभाल के बिना दूध मुही बच्ची, छोटी सी बच्ची 2 दिन बाद ही मर गई। उसके घर में बेटे की विधवा पत्नी थी, परंतु कोतवाल ने उसे बुला लिया। उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। किसान को पत्नी का नहीं, जवान लड़के की याद बहुत पीड़ा देती है। जैसा कि पुरुष प्रधान समाज में हमेशा से होता आया कि पत्नी को पैरों की जूती के समान समझा गया, उसी का कुछ दृश्य यहाँ पर नज़र आएगा कुछ पंक्तियों में, जिसमें उसकी कोई भी इज्जत की बात नहीं और नीच दशा से देखा जाता है। लेकिन उसको अपने पुत्र के वियोग बहुत सताता है, तो आंखों में चमक सी आ जाती है उस समय की। जब वो सुखों की याद करता है तो आंखों में चमक दिखाई देती है, लेकिन दूसरे ही क्षण उसको सच्चाई का आभास होता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे सच्चाई के धरातल पर आकर उसकी आंखें जो हैं वो पथरा सी जाती हैं। दीनहीनता और वो सब उसकी आंखों में नज़र आता है। चलिए काव्य पंक्तियाँ प्रारंभ करती हूँ। कवि ने किसान की निराश आंखों में झांकती हुई दुर्दशा का यहाँ मार्मिक चित्र अंकित किया है। भारतीय किसान की दयनीय दशा का जो वर्णन उन्होंने उसकी आंखों के ज़रिए किया है वो ध्यानपूर्वक समझिए। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा का मतलब यहाँ गुफा से है और सरीखी का मतलब के समान जैसा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारतीय किसान की आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक प्रतीत होती हैं। उन आँखों से डरता है मन, और जैसी अंधेरी गुफा में हमें डर लगता है, ठीक उसी प्रकार किसान की शून्य आँखों को देखकर भी कवि डर जाता है और उन आँखों से अपनी नज़र हटाने की कोशिश करता है।
उसका मन उसकी शून्य आँखों और में जिसमें निराशा भरी हुई है, शोषण और पीड़ा का रुदन के अलावा और कुछ भी नहीं है, उस आँखों में देखते हुए भी डर सा महसूस हो रहा है। भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उसकी आँखों को देखकर ऐसा लगता है कि उसने पता नहीं कितनी दरिद्रता का देखी होगी अपने जीवन में। उन आँखों में भयानक गरीबी का दुख और चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। रुदन का मतलब रोना यानी दुख, नीरव का मतलब होता है मौन रहकर सिर्फ सहना। यहाँ पर दैन्य दुख में आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है और यहाँ गुहा सरीखी, इसमें आपको उपमा अलंकार दिखेगा। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग नज़र आएगा और इसको जब हम व्याख्या करेंगे तो प्रसंग कुछ इस प्रकार आपको लिखना होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आँखें नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। विशेष में आप कुछ इस तरह लिखेंगे, अंधकार की गुहा सरीखी, इसको ब्रैकेट में करेंगे, और किसान की शून्य आँखों के लिए सुंदर उपमा की गई है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देगा। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश सा खिसका। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, यानी आज़ाद था, स्वावलंबी था, अपने ऊपर निर्भर था, किसी का किसी पर जोर नहीं था, उसके सब चीज़ों पर उसका अपना अधिकार था, उसके पास अपना कहने को बहुत कुछ खेत वगैरह थे। तब उसकी आंखों में एक स्वाभिमान सा नज़र आता था। सेकंड पंक्ति पर ध्यान दीजिए, अभिमान भरा आंखों में इसका, उसके आंखों में अभिमान प्रकट होता था जब उसके पास अपना सब कुछ था। छोड़ उसे मझधार आज, उसको समाज ने बीच मझधार में छोड़ दिया है। जब उसके पास दरिद्रता आई तो उससे सब कुछ छीन लिया गया और उसके अपनी दुख को प्रकट करने के लिए कोई अपना व्यक्ति नहीं था। उसको बीच मझधार में छोड़कर समाज आगे निकल गया। संसार कगार सदृश सा खिसका, मतलब अभिमान, अब जब उसके पास खेत वगैरह कुछ भी नहीं है, उसका अधिकार जाता रहा तो सारे लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। इन पंक्तियों में विशेष के लिए दो ही पंक्तियों में कवि ने किसान का उजला अतीत और निराश वर्तमान दोनों का चित्रण कर दिया है। एक ही पंक्ति से समझ में आता है कि कब वो दुख और दुर्दशा का अंकन दिख रहा है उसमें, और कब वह खुश अपना सुखी जीवन जिसमें वो स्वाभिमान है दिखाई दे रहा है। दोनों ही एक ही दो पंक्तियों में नज़र आ रहे हैं। संसार की हृदयहीनता का चित्रण भी दिखाया गया है, जिसमें लोग उस दुखी व्यक्ति का सहारा नहीं बनते, सिर्फ सुख के साथी होते हैं, दुख के साथी नहीं। कगार सदृश में उपमा अलंकार है। अनुप्रास की भी छटा कुछ पंक्तियों में नज़र आई है, जैसे स्वाधीन किसान, संसार कगार जैसे शब्द। संसार में विशेषण अलंकार नजर आएगा। लहराते वे खेत द्रगों में, हुआ बेदखल अब वह जिनसे, अर्थात जिस समय उसके पास अपने खेत थे और उसका किसी ने बेदखल नहीं किया हुआ था, उसका भी कभी कभी वो कल्पना करता है तो उसकी आंखों में उस समय जो दृश्य दिखता है उसमें ऐसा लगता था कि लहलहाते हुए खेत सब उसके अपने हैं और वो उनको देखकर बहुत खुश हुआ करता था। पर अब इस समय वास्तविक जीवन जो अब वो जी रहा है उसमें इन सब चीज़ों से उसे बेदखल कर दिया गया है। आँखों में लेकिन अभी भी उसको वही यादें दिखाई दे रही हैं। उस किसान की आँखों में आज भी लहलहाते हुए खेत कभी कभी झूम उठते थे, जिनकी याद करके कुछ देर के लिए वो खुश हो जाता है, लेकिन फिर वास्तविक जीवन की याद आते ही तुरंत ही दुख में उसका जीवन उसको याद आ जाता है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में,
जो खेत था उसमें जो हरियाली छाई हुई थी, उसके कण कण में उसकी हंसी खुशी दिखाई देती थी। उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली सी छा जाती थी। हरियाली वैसे भी खुशहाली का प्रतीक होती है। उसका मन प्रसन्न हो उठता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इस कारण उसके जीवन की प्रसन्नता जो पहले थी वो नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप विशेष लिखते समय कुछ इस तरह से पॉइंट में लिखिएगा। सूदखोरों द्वारा किसानों से उसके खेत छीन लेने का वर्णन मार्मिक किया गया है। लहराते हुए खेत में लहराते खेतों का एक सुखद बिंब सा साकार हो उठता है। यहाँ पर बिंब का मतलब दृश्य से है। जब हम इन बातों को पंक्तियों को पढ़ते हैं तो अपने आप ही हमारे मस्तक पर अपने आप दिखाई देने लगता है हरियाली से भरा हुआ खेत। तो ये इसको कहेंगे बिंब साकार होना। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। तरण तरण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि रिपीटेड एक ही शब्द है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है। हंसना प्रसन्नता का द्योतक है, यानी लाक्षणिक भाषा का प्रयोग दिखाई दे रहा है इस काव्य पंक्तियों में। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। यहाँ पर पंक्तियों में आपको आशय स्पष्ट होगा कि आज भी उसकी आँखों में उसका वो बेटा यानी आँखों का तारा, यानी एकमात्र प्यार करने का एकमात्र सहारा, और वो जो आँखों का तारा उसका बेटा, उसने खुद अपनी आँखों से अपने बेटे को देखा जब उसको लोगों ने मार दिया था। जो महाजन के लोग थे उसने लाठियों से उस बच्चे को मार दिया था। आज भी उसके आँखों के सामने उस अपने बच्चे का चेहरा घूमा करता है। तो प्रस्तुत कविता इसमें पंक्तियों में भारतीय किसान की दयनीय दशा का तो वर्णन है ही, लेकिन महाजनों जैसे शोषक लोग जो थे वर्ग, शोषक वर्ग, उसका भी प्रदर्शन करने का कोशिश की गई है। यहाँ पर जो ऋण वापस न पाने के कारण खूब प्रताड़ित करते थे, यहाँ तक कि उसके प्रिय पुत्र को भी मार डाला। ऐसे पीड़ित किसान का चित्रण कवि इस प्रकार कर रहा है कि उसका बेटा जवानी में की अवस्था में ही साहूकार के लोगों द्वारा लाठियों के निर्मम प्रहारों से मार दिया गया, और उस बच्चे का चित्र अब भी उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है और वो द्रवित हो जाता है। इसमें आप विशेष में लिखेंगे किसानों पर होने वाली महाजनी अत्याचारों का कारुणिक वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। आँखों में घूमना और आँखों का तारा जैसे मुहावरों का सशक्त प्रयोग दिखाई दे रहा है। कारकुनों द्वारा लाठी से मारे जाने का बिंब सजीव बन पड़ा है, यानी ऐसा हम जब बात करते हैं तो तुरंत दृश्य सामने दिखाई देने लगता है, काल्पनिक दृश्य। भाषा अत्यंत सरल और सहज दिखाई दे रही है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि उसका पूरा घर द्वार सिर्फ कर्जा लेने पर सब बिक गया है, क्योंकि महाजन ने उस पर अत्याचार किया, उसके सस्ते दामों में खेत खलियान सब ले लिए, और जब वो ब्याज नहीं चुका पाया, एक कौड़ी भी छोड़ने का प्रयास महाजन ने नहीं किया, एक भी कौड़ी नहीं छोड़ी, और उसका पूरा घर द्वार सब कुछ खरीद लिया, सब कुछ छीन लिया। महाजन ने अपना धन और ब्याज पूरा करने के लिए, पटाने के लिए किसान की घर संपत्ति सब कुछ नीलाम कर डाली। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। अब यहाँ पर बरघों का मतलब बैलों की जोड़ी से है। उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया जिसके बल पर वो खेती करता था। उसके मन में किसान की दयनीय अवस्था को देखकर जरा भी दया नहीं आई। महाजन ने उसकी हर चीज़ को हथिया लिया, यहाँ तक कि प्रिय बैलों की जोड़ी को भी उसने ले लिया। और बैलों की नीलामी की वह स्मृति उसके मन में वेदना जगा देती है, क्योंकि किसान काफ़ी कुछ पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं और पशुओं के साथ रहने से पशु प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर विशेष में आप लिखेंगे कवि ने महाजनों के अत्याचारों के नीचे पिसते हुए किसानों का मार्मिक वर्णन किया है। बार बार बिकवाने और बैलों की जोड़ी के कुर्क होने का बिंब अत्यंत करुणापूर्ण है, यानी ये दृश्य हमारे सामने अंकित हो जाता है कि किस तरह उसकी नीलामी हुई होगी और उस समय किसान की क्या अवस्था रही होगी। करुण रस का ये मार्मिक
दृश्य यहाँ पर अंकित हो रहा है। आँखों में चुभना मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार में घर द्वार महाजन ने न की कौड़ी छोड़ी, इन सब शब्दों में अनुप्रास अलंकार दिखेगा। बरघों शब्द के से ग्रामीण परिवेश साकार उठता है, यानी जो वहाँ की स्थानीय भाषा है वही शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुआने आने देती, अहद आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब यहाँ पर उजरी जो है वो उसकी प्रिय गाय का नाम है। उजरी उसने शायद इसलिए रखा होगा क्योंकि वह सफ़ेद रंग की थी। किसान को अपनी उस उजली गाय से अत्यंत प्रेम था। गाय इतना स्नेह करती थी कि उसके अलावा किसी को भी दूध दूहने नहीं देती थी। अतः गाय उस किसी को भी उसके अपने नज़दीक तक नहीं आने देती थी। उसकी आंखों के सामने ही आज गाय का स्नेह उमड़ पड़ता है। हाय बेचारे किसान का सुखमय संसार उजड़ चुका है। उसकी आंखों में आज भी अपनी उजड़ गई खेती, जो सुख की खेती थी, जिसमें उसके पास अपनी गाय थी, बैल थे, उसका परिवार था, वो आज भी बार बार उसको याद आता है। परंतु उसे उसकी याद सिर्फ आती रहती है और दुख प्रदान करती रहती है। यहाँ विशेष आप इस तरह से लिखेंगे, किसान के ममतामय किंतु दयनीय जीवन का चित्रण मार्मिक बन पड़ा है। किसानों को अपनी गायों से बहुत प्रेम होता है, अपने पशुओं से अत्यंत प्रेम होता है। प्रश्न शैली का प्रयोग यहाँ प्रभावी बन पड़ा है। आँखों में नाचना मुहावरे का प्रयोग दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर कुछ शब्दों में नज़र आ रहा है। उजरी उसके में ऊ की आवृत्ति है, सिवा किसे में ई की आवृत्ति है। यहाँ स्वर मैत्री का सौंदर्य नज़र आ रहा है। बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्ग चली, आंखें भर आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। यहाँ किसान के साथ और भी जो अत्याचार हुए उसके चलते उसका परिवार छिन्न भिन्न हो गया। किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में ही मर गई। दवा दर्पण का मतलब उसकी दवा अच्छे से नहीं हो पाई क्योंकि उसके पास पैसों की बहुत कमी थी, जिसके चलते उसकी घरनी यानी घर वाली यानी पत्नी अभाव में इस सब कमी में ही मर गई। वह इतने फटेहाल था कि बीमारी में उसके इलाज भी नहीं करा पाया होगा। यह सोचकर आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। स्वर्ग चली गई मतलब मृत्यु हो गई, और ये सोच के ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूध पर आश्रित एक छोटी सी बच्ची थी उसकी, जो उसके अपनी माँ के दूध पर ही आश्रित थी, जो बिना देख रेख की वजह से 2 दिन बाद ही मर गई। इसमें कवि ने काफ़ी मार्मिक वर्णन किया है, दुखपूर्ण, जो अकाल मृत्यु उसकी पत्नी की हो गई और उसकी बच्ची की हो गई। इन सब इस प्रकार की यातनाओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। किसान की फटेहाली, गरीबी और विवशता का यहाँ पर चित्रण अत्यंत करुणापूर्ण है। विशेष में आप इसी प्रकार लिखेंगे, भाषा भाव के अनुरूप तथा ग्रामीण परिवेश के अनुकूल ढली हुई है। पत्नी की जगह स्थानीय भाषा के जो शब्द होते हैं घरनी का प्रयोग किया गया है। स्वर्ग की जगह स्वर्ग का शब्द का प्रयोग किया गया है। आंखें भरना मुहावरे का प्रयोग है। अनुप्रास, दवा दर्पण जैसे शब्दों का प्रयोग। लघु शब्दों के कारण कविता में प्रवाह तीव्र होता प्रतीत हो रहा है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। यहाँ पर पतोहू शब्द का मतलब पुत्र वधू से है, यानी उसके पुत्र की विधवा पत्नी। वो वैसे तो गृह लक्ष्मी कहलाती थी, लेकिन पति की मृत्यु के उपरांत उसको सब लोग कलंकिनी बोलते थे, यानी पति की घात करने वाली, यानी मृत्यु का कारण उसको समझ दिया था, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के साथ इस तरह के अत्याचार होते रहते थे उस ज़माने में। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब इस पर भी किसान के अत्याचार खत्म नहीं हुए थे किसान के ऊपर। एक दिन कोतवाल ने उसकी पुत्रवधू को अपनी वासना का शिकार बना लिया और परिणाम स्वरूप वह लाश के मारे कुएं में कूदकर मर गई। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोके लूट पिट कर एकदम नितांत अकेला रह गया। इसके बाद उसके परिवार में और कोई भी नहीं था। अंतिम जो थी वो उसकी पुत्रवधू थी, जिसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली।
यहाँ पर विशेष में किसानों पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों का मर्मस्पर्शी वर्णन हुआ है। पति की हत्या के लिए बेकसूर पत्नी पर दोष मढ़ दिया जाता है। इससे किसानों की नारी विषयक दृष्टि का पता लगता है, उनकी क्या सोच थी स्त्री के प्रति, यह समझ में आता है। करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। इसे पढ़कर आंखों के सामने कुएं में डूबती हुई नारी का चित्र साकार हो उठता है। पतोहू, लक्ष्मी, कोतवाल जैसे शब्द ग्रामीण अंचल से उठाए गए हैं, यानी स्थानीय भाषा का प्रयोग। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। इन पंक्तियों में भी पुरुष प्रधान समाज की बात यहाँ नज़र आती है, जिसमें स्त्री को जूते की नोक पर रखना या जूती समझना, यानी नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, यानी उसकी हमेशा उपेक्षा की जाती है, ऐसी इन पंक्तियों में नज़र आएगा। इसमें कवि कहता है कि किसान की पत्नी मरी तो उस पर उतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन पुत्र की मृत्यु का ज़्यादा फर्क पड़ा। ये किस तरह से प्रकट किया है। पत्नी मरी तो मरी, उसका मरना उतना कष्टप्रद नहीं था। वह तो पैर की जूती के समान थी, यानी तुच्छ वस्तु थी, दूसरी आ सकती थी। मनुष्य चाहे तो एक जूती के फटने पर दूसरी बदल ले, यानी जूती के समान थी। इसलिए किसान दूसरी पत्नी भी ला सकता था, परंतु जब उसे अपने जवान लड़के की हत्या हो जाने की याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उसे अत्यंत दुख और पीड़ा होने लगती है। उसका मन पीड़ित हो उठता है। वेदना के मारे उसकी छाती विदीर्ण हुई जाती है, यानी फटी जाती है। अतः जब वह अपने जवान पुत्र को ही नहीं बचा सका तो दूसरी पत्नी की लाने की कहाँ से बात की जा सकती है। इन पंक्तियों में सांप लौटना, छाती फटना, इस तरह के मुहावरों का प्रयोग किया गया है। विशेष में आप लिखेंगे, किसान पत्नी को पैर की जूती के समान तुच्छ मानते हैं। इस तथ्य का यहाँ उद्घाटन हुआ है, यानी यहाँ पर समझ में आता है कि पत्नी की स्थिति किस तरह की थी उस ज़माने में, स्त्री की स्थिति क्या समझते थे लोग, और पुत्र का जीवन में कितना महत्व था। सांप लौटना और छाती फटना, ये सब मुहावरे प्रयोग किए गए हैं। पैर का जूती होना भी कहावतों के अंतर्गत आता है। भाषा ग्रामीण अंचल को साकार करने वाली है, यानी यहाँ भी स्थानीय भाषाओं का प्रयोग। छोटे छोटे शब्दों के कारण अभिव्यक्ति में प्रवाह जैसा आ जाता है, यानी एक फ्लो सा बन जाता है। ता और ज की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देता है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। जब वो पुरानी बातों को याद करता था, जब उसके पास गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया उसकी और पुत्र वधू, ये सब उसके पास थे और उसका अपना खेत था, तो क्षण भर के लिए उसके आँखों में सुख से भरी हुई अच्छी सी यादें जब आती हैं तो चमक सी आ जाती है। परंतु तुरंत ही वास्तविक जब स्थिति उसके समझ में आती है, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, जो वो सुंदरता दिखाई देने लगती है, उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई देती है, सुख भरा हुआ दिखाई देती है आंखें, वो क्षण भर के लिए आती हैं और तुरंत ही वास्तविकता में जीने के बाद अदृश्य हो जाती हैं और उसके बाद उसकी नज़रें कहीं शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती हैं। एकटक देखता रहता है, मौन हो जाती हैं। उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है, तो वे सब स्मृतियाँ उसके लिए दुखदायी हो जाती हैं। कुछ पल का उसे सुख प्राप्त होता है जब वो पुरानी यादों में चला जाता है। जब उसको अपना अधिकार, अपना परिवार, सब कुछ याद आता है तो वो कुछ समय के लिए सुखी होता है। यहाँ पर विशेष में आप लिखेंगे, किसान का जीवन ऐसा दुखमय है कि उसे यथार्थ जीवन में तो दुख मिलता ही है, सिर्फ कल्पना में ही सुख की कल्पना वो कर सकता है। चितवन की उपमा तीखी नोक से की गई है। यह अत्यंत सुंदर उपमा अलंकार का उदाहरण है। भाषा अत्यंत संक्षिप्त है, लघु शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तुरंत शब्द का सौंदर्य देखते बनता है। तुरंत शब्द का प्रयोग क्या है? तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, यानी तुरंत शब्द एकदम से आकर्षण उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। आशा करती हूँ आपको ये कविता व्याख्या सहित समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।